आज के इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सारी बात को जानेंगे। सारी बात में जो संवैधानिक प्रावधान है, चुनाव आयोग है, और क्या परंपराएं रही हैं और क्या इसका इतिहास रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो पीटी हो या मेंस हो, उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, ये तो बात पता है कि 16वें राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे को भारत के गृह मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन नंबर SO3354 डेटेड जुलाई से इस पद को रिक्त घोषित कर दिया था। जैसे ही रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया गया तो ये जो है आपका रिजिग्नेशन देख रहे हैं या नोटिफाइड है, तो इसी के साथ में ये पद जो है खाली हो गया। ठीक है, अब ये जो पद खाली हुआ तो भारत के संविधान में एक तो इस्तीफा के बारे में दिया ही हुआ है कि अनुच्छेद 67A के तहत उपराष्ट्रपति जब भी चाहें वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल है याद रखिएगा, क्योंकि इस्तीफा हुआ है और कुछ मायनों में ये अपनी तरह का पहला इस्तीफा है। तो हो सकता है कि इंडियन पॉलिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा उसमें ये आर्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस्तीफा दे दिए। अब इस्तीफा के बाद ये पद खाली हो गया। अब जब खाली हो गया तो आर्टिकल 68 में अब इस खाली हुए पद को भरने का प्रावधान दिया गया है। अब क्या दिया गया है? एक तो आ, दिया गया है कि जब भी उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनके उत्तराधिकारी का चुनाव एज सुन एज पॉसिबल कर दिया जाए। ये देखिए, राष्ट्रपति के मामले में ये दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने की स्थिति में 6 महीना, मतलब रिक्त होने की तिथि से 6 महीना के अंदर में चुनाव करवा लेना है। लेकिन इसमें जो है ये ऐसा कुछ टाइम बाउंड नहीं दिया हुआ है, केवल असैप लिखा हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो इस पद के रिक्त होने के बाद और चुनाव आयोग के ऊपर जो जिम्मेवारी है उसके तहत उसने अपना प्रोग्राम पब्लिक कर दिया और शेड्यूल कर दिया। अब देखिए क्या है प्रोग्राम। प्रोग्राम में है कि 7 अगस्त को अधिसूचना जो है इस चुनाव की प्रक्रिया के शुरू होने का ये जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, नामांकन भरने की अंतिम तिथि है 21/8/2025, यानी 21 अगस्त को। अब देखिए, नामांकन में क्या है कि इनके जो भी नामांकन किया जाएगा वो जो उनका एप्लीकेशन होगा उस पर 20 प्रोपोजर्स प्रोपोजर्स कौन होंगे? जो कि वोटर्स होंगे उनके, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उनमें से 20 लोगों को प्रोपोजर के रूप में साइन करना पड़ेगा और 20 ही लोगों को सेकेंडर्स के रूप में शामिल करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो कह रहे हैं इसका ये अनुमोदन कर रहे हैं। ठीक है, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है 25/8/25। तो 4 दिन का समय दिया गया है नामांकन भरने की अंतिम तिथि और वापस लेने के बीच में। मतदान की जो तिथि है वो है 9 सितंबर को और उसी दिन परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। अब इस अ, चुनाव में कौन उम्मीदवार हो सकता है, इसके लिए 66(3) में ये दिया हुआ है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं हो और वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए क्वालिफाइड हो। यानी कि देखिए, राज्यसभा ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन जरूर होता है, लेकिन वो उसका मेंबर नहीं होता है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि इस चुनाव में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रावधान जो हैं
उनका प्रयोग करके इस चुनाव को संपन्न कराया जाता है। ये भी जरूरी है। तो एक तो है कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका आर्टिकल 66 अभी हम चर्चा किए। उसके बाद में आर्टिकल 324 जो कि चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड पद का चुनाव वो संपन्न कराएगा। ठीक है। और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 एक्ट। ठीक है। और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल्स 1974। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो संवैधानिक कह लीजिए और कानूनी दोनों को मिलाकर। तो इस आधार पर चुनाव कराया जाता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो आर्टिकल 66 है भारतीय संविधान का, उसके अनुसार यह कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होंगे? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों सदस्य। अब देखिए, दोनों सदनों की अगर बात की जाए तो आपको भी पता है कि 543 लोकसभा का क्षमता है और 245 इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड। ठीक है, 12 जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको लेकर, तो ये जो है 788 होता है। तो मैक्सिमम क्षमता जो इलेक्टोरल कॉलेज का है वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो 788 है। लेकिन अभी लोकसभा में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के साइड से 293 सीट्स है, उनकी संख्या है। और अपोजिशन का 234 है। और ये 15 जो अन्य हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 542 सांसद अभी प्रेजेंट में है, तो एक सीट खाली है। तो और राज्यसभा में हम लोग देखते हैं कि 132 एनडीए की तरफ से, इंडिया की तरफ से 78 और ये 30। तो ये चेंज भी होते रहता है, लेकिन वर्तमान में जो है यही स्थिति है। तो ये 240 और 542 मिलाकर अभी जो वर्तमान क्षमता जो इलेक्टोरल कॉलेज की है 742 लोग, ये 782 लोग, यानी कि 782 सदस्य इस चुनाव में अपना वोट डालेंगे। अब मान लीजिए कोई एब्सेंट रहता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन डालने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब जाहिर है कि बहुमत से होगा, तो 782 का जो बहुमत है कितना होगा? ये 392। तो 392 मत जो है ये चाहिए, ये जरूरी है। तो उतना तो आ जाएगा, क्योंकि सरकार का आप देख रहे हैं कि क्षमता जो है 293 और 132, तो 392 होना मुश्किल नहीं है। ठीक है। 16वें उपराष्ट्रपति जो श्री ये जगदीप धनखड़ हैं, वो 346 मतों के अंतर से चुनाव जीता था उन्होंने। तो ये एक ठो बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा मार्जिन कहा जाएगा। ये जो चुनाव होगा, ये भारत के संसद का जो नया भवन है उसके वसुधा सेक्शन में रूम संख्या F101 पे होगा, फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है। इसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर जो बनाए गए हैं इस पूरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वो है राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है। एक चीज और कंसेप्ट यहाँ पे ले लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के भी चुनाव में कोई भी पार्टी वोट देने के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती है कि आप हमारे पार्टी के हैं तो आप हमारे ही उम्मीदवार को वोट दीजिएगा। ऐसा व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है संसदीय कार्यवाही नहीं मानी जाती है, बल्कि ये एक संवैधानिक कार्यवाही है। और ये संसदीय कानून बनाना ये से तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए इसमें जो है इसको व्हिप नहीं जारी किया जाता है। देखिए, अब तक 16 इलेक्शन हुए हैं उपराष्ट्रपति का। इसमें से 4 उपराष्ट्रपति जो हैं वो निर्विरोध ही चुने गए हैं। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 में, 57 में,
अच्छा, ये भी देख लीजिए कि राधा कृष्णन जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। ठीक है। हिदायतुल्लाह खान तो चीफ जस्टिस थे, तो इनको भी, ये भी इंडिपेंडेंट से ही लड़े थे। तो ये, और फिर ये जो है ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी अनकंटेस्टेड चुनाव लड़े थे। मतलब इन पर कोई आ, मतलब इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। तो 4 बार जो चुनाव हुआ, 52 में, 57 में, 79 में और 87 में, ये सभी जो है निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी सारे में, 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो 12 में चुनाव हुए हैं। ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स रहते नहीं हैं। अब देखिए कि 11 में जो है, 11 जो चुनाव हुआ है ये अभी तक, उसमें से केवल 2 ही कंटेस्टेंट्स ये रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के सामने भी थे, लेकिन उनका इनवैलिड हो गया था। शंकर दयाल शर्मा के सामने भी 26 लोग थे, लेकिन इनका जो फॉर्म था वो इनवैलिड हो गया था। तो अल्टीमेटली ये लोग मतलब निर्विरोध ही चुनाव जीते थे। अ, ये सारे लोग इंडिपेंडेंट ही थे, हम जैसा कि बताया ऊपर में भी, वीवी गिरी भी इंडिपेंडेंट थे, गोपाल स्वरूप पाठक भी थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान के बारे में हम बता ही अभी आपको। बेटी जत्ती जो है, ये पहले कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वाइस प्रेसिडेंट ये चुने गए थे। ये सारे लोग कांग्रेस के ही थे, लेकिन वो कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में खड़े नहीं हुए थे। ठीक है। और अगर हिदायतुल्लाह खान को छोड़ दिया जाए, मतलब के आर नारायणन तक जो है, ये बाद में इसके बाद, मतलब बीडी जत्ती के बाद, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही ये हुए। हामिद अंसारी हुए। वेंकैया नायडू जो है, ये अब देखिए, कृष्णकांत भी उपराष्ट्रपति थे 97 से 2002 के बीच में, वो जनता दल के उम्मीदवार थे। भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के पहले उम्मीदवार थे जो उपराष्ट्रपति पद पर जीते थे। ये 2002 से 7 के बीच में कृष्णकांत के बाद में ये आए थे। ठीक है। इसके बाद में जगदीप धनखड़ साहब आए, तो 2022 में आए थे और 2025 तक ये रहे। और अभी तक जितने भी लोगों ने, मतलब रिजाइन करने वाले, तो ये पहले उपराष्ट्रपति नहीं है, इनके पहले भी ये रिजाइन कर चुके हैं। लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर और थोड़ा सा सस्पिशस ग्राउंड जो है, चूंकि वो दिन भर उस दिन संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता किए, और शाम को स्वास्थ्य कारण से इतना बता देना कि हम काम ही नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ये पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये तो एक अलग बात है। ठीक है। यहाँ पर जो इनवैलिड, अब देखिए, इतना केवल 782 ही अभी हैं, टोटल 788 रहते हैं। इसमें से बहुत सारे वोट्स जो है इनवैलिड भी घोषित कर दिए जाते हैं। 1962 में आप देखिए, जो कि ये जो पहला वाइस प्रेसिडेंशियल ये मुकाबला हुआ था, क्योंकि उसके पहले तो निर्विरोधी चुने गए थे, तो 14 वोट इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। 1967 में 3, 1974 में 10, 1984 में 30, 1992 में 10, 1997 में 46, ये जो है मैक्सिमम है। ठीक है। 1997 में 46 मैक्सिमम है। 22 में भी ये 15 वोट्स जो है ये इनवैलिड घोषित किए गए थे। तो ये जो है एक पहलू है इसका। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो 7 तारीख के जो नोटिफिकेशन है उससे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और गहमा गहमी जो है आप देख रहे हैं कि शुरू हो गया है। एक रेयर घटना में प्राइम मिनिस्टर देश के राष्ट्रपति से मिले, गृह मंत्री भी ये अलग से मिले, और कई तरह की चर्चा जो है वो की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से जो भी उम्मीदवार के चयन पर जो है बहुत तरह की बातें होती हैं। वैसे
ये प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मिलना कोई अजूबा चीज नहीं है, लेकिन इधर हाल के विगत वर्षों में ये चीज कम देखने को मिला है। वैसे तो आर्टिकल 78 में आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से प्रधानमंत्री पर ये ऑब्लिगेशन दिया हुआ है कि वो सरकार के कामकाज के बारे में, कैबिनेट की मीटिंग के बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में, वो सभी बातों से प्रेसिडेंट को वो मिल मिलकर अवगत कराते रहेंगे। तो ये अजूबा चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इधर हाल के वर्षों में चूंकि नहीं हुआ था इतना फॉर्मल मीटिंग, तो थोड़ा सा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए फिर इस पर जो अपडेट आएगा हम लोग अगले वीडियो में इसको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।